तो आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल AR कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसे कि हम लोगों ने कल गास प्रमेय को कंप्लीट किया था, तो गास प्रमेय की मैंने आप लोगों को फार्मूला और उसे प्रूव करके मैंने आपको कल दिखा दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि आज हम लोग गास प्रमेय के अनुप्रयोग को देखने वाले हैं। तो गास प्रमेय के अनुप्रयोग को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आपको गास प्रमेय से कोई भी दिक्कत न जाए। जो गास प्रमेय के और जो अनुप्रयोग है वो अच्छे से आप लोगों से बन पाए, क्योंकि एवरी ईयर दोस्तों यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गास प्रमेय के अनुप्रयोग से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गास प्रमेय के अनुप्रयोग 3 हैं, जिसमें से आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चन एक ना एक इसके अनुप्रयोग में से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को गास प्रमेय के अनुप्रयोग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक 2-3 चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रेखीय आवेश घनत्व Q/L कूलाम पर मीटर, इसको आपको याद रखना है। ये हमारे पहले अनुप्रयोग में ये यूज होगा। रेखीय आवेश घनत्व जो है वो रिजु रेखीय चालक तार या सीधे तार के कारण जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यही वाला हमारा फार्मूला यूज होगा। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो Q/A कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ये हमारे दूसरे अनुप्रयोग में यूज होगा, जिसमें हम लोग समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और तीसरा हमारा है आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे Q/V कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में यूज होगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को नोट न बनाना पड़े, इसके लिए मैं खुद आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार नोट्स बनाकर यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी को अपना नोट्स समझिए और यही सब चीज़ को आपको आपके नोट्स में लिखते जाना है। तो ये सारा जो 2-3 चीज़ है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यही अनुप्रयोग में यूज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारा पहला अनुप्रयोग में। तो आज का हमारा पहला अनुप्रयोग है, देखिए जो पहला अनुप्रयोग क्या है हमारा, रिजु रेखीय चालक तार। रिजु रेखीय चालक तार या सीधे चालक तार, रिजु रेखीय चालक तार या सीधे चालक तार के कारण क्या ज्ञात करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये हमारा गास का प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। तो देखिए इसके डायग्राम को कितना ही मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा और इसके वर्णन को भी मैं कैसे बताऊंगा कि डायग्राम के जरिए हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वहाँ कृपया करके आप लोग इसे समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तो आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर ही दिया हूँ और आप लोग इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग एक एक चीज़ अगर समझ गए तो खुद से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला अनुप्रयोग के हम लोग डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, और उसके बाद इसका वर्णन देखेंगे। तो देखिए डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है रिजु रेखीय चालक तार या सीधे तार। तो ये हम लोग एक रिजु रेखीय चालक तार या एक सीधे तार लिए, जो एक इसमें प्लस क्या है, आवेश है, मतलब ये तार में एक आवेश है, जो एक सीधे तार है, जो ये डायग्राम में भी मैंने यहाँ पर बना दिया है। इतना आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद है मैं यहाँ पर क्या बनाया हूँ कि यहाँ से ये एक बिंदु है, जहाँ से यहाँ एक बिंदु होगा। यहाँ एक बिंदु क्या है, एक बिंदु यहाँ पर है हमारा P। यही हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही ज्ञात करना है। सेम यही देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक बिंदु P है और यही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से बना दिया हूँ। इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि जो हमारा ये चालक एक सीधे चालक तार है, ये सीधे चालक तार है और एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों बीच की दूरी है R है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच की दूरी R ही लिखा हूँ। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है,
और इसकी लंबाई देखना है। अब ये चालक तार की लंबाई यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई क्या है, मान लिया एल है, इसकी लंबाई क्या है, ये एल है। उसके बाद देखिए ये हमारा ए दिए और ये बी दिए, मतलब ये चालक तार क्या है, ए बी, इसको हम लोग नाम दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किए, यहाँ पर एक बेलन का यहीं पर एक बेलन का निर्माण कर दिए और ये ऐसे एक बेलन के रूप में हम लोग बना दिए जो बिल्कुल ऐसे है। ये कैसे बेलन बनाए ये सारा चीज़ मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल न डरिए कि कैसे हो रहा है करके, क्योंकि आगे आप लोग सब चीज़ समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं डायग्राम के जरिए ही कैसे इसका वर्णन निकालता हूँ। आप लोग डायग्राम के जरिए ही इसका वर्णन देखेंगे और आप लोग भी करेंगे। देखिए कि हमारा जो ये है, माना ए बी एक ऋजु रेखीय चालक तार है, मतलब हमारा जो ए और बी वो क्या है, एक ऋजु रेखीय चालक तार है। इसी को हम लोग लिखे हैं, ये हमारा जो ऋजु रेखीय चालक तार है उसी को हम लोग ए और बी माने हैं। तो यहाँ वर्णन में भी लिख दिए हैं, माना ए बी एक ऋजु रेखीय चालक तार है। ये लिखने का मोटिव ये है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपके जो कॉपी देखेगा ना उसको चेक करेगा तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये है कि वो ऐसे ही एक बार चेक कर सकता है। आप लोगों ये लिखने से ना वो आपके क्वालिटी का पता चलता है कि वो लोग बोलेंगे कि बच्चे में थोड़ा दम है, थोड़ा वो बच्चा जानता है इसके बारे में, इसलिए ये सारा चीज़ लिखा है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। उसके बाद जिसकी लंबाई एल है, मतलब जो चालक तार है उसकी लंबाई एल है तथा रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर लेमडा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो रेखीय आवेश घनत्व ये हमारा लेमडा है। अब यहाँ पर कैसे लिखें, तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ कि सामने ये हमारा पहला अनुप्रयोग में यूज होगा, जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा यही हमारा पहला अनुप्रयोग में यूज होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा है कि ऋजु रेखीय चालक तार से आर दूरी पर, जो हमारा ये ऋजु रेखीय चालक तार है उससे ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ज्यों कहते हैं इसको सिर्फ मैं डिस्क्राइब किया हूँ दोस्तों, ऐसे ही आपको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, तो आगे मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो ये एक बिंदु यहाँ पर P दिख रहा है ना, वहीं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। क्या होगा, ऐसे ही आपको इसको थोड़ा सा इसका वर्णन कर देना है, इसको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब है कि S1 S2 ये सारा चीज़ क्या है उसको भी मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए उसके बाद है हमारा कि चालक तार ए बी से अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं। मतलब कि हमने चालक तार जो है ए और बी, चालक तार ए बी है, उसी को हम अक्ष मानकर एक क्या किए हैं, यहाँ बेलन का निर्माण किए हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे मैं लिखा हूँ, जस्ट देखते जाइएगा यहाँ पर, एक मिनट। उसके बाद आप लोग देखिए कि जो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, मतलब जो हम लोग एक बेलन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर ए बी को एक क्या माना है, अक्ष माना है। ए बी को एक अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण किया है, जो ही क्या का कार्य करता है, एक गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा हूँ कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यी बाहर की ओर होती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैसे त्रिज्यी बाहर है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, ये देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की ई है ना, वो त्रिज्यी बाहर की ओर है ना, तो उसी को सेम टू सेम दोस्तों वर्णन आपको डायग्राम को ही देखकर करना है। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो इसको डायग्राम को हम लोग इसका देख लिए, उसके बाद डायग्राम को देख लिए, उसके बाद वर्णन देख लिए। अब इसके चलते हम लोग व्यंजक की ओर। तो इसके हम लोग अब आते हैं व्यंजक की ओर। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, यही आप लोगों के लिए नोट्स है और कोई अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं इसके व्यंजक में। तो इसका व्यंजक देख लेते हैं। तो व्यंजक में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हूँ मैं, देखिए गासी पृष्ठ बेलन को निम्नलिखित
3 भागों में विभाजित करने पर। अब ये 3 भागों में विभाजित करने पर अब थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा होगा। तो देखिए ये कैसे कहाँ से लिया है कि 3 भागों में कैसे, S1 S2 और S3। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि घासी पृष्ठ बेलन को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करने पर कौन सा, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्री पृष्ठ S3। देखिए समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और समतल वक्री पृष्ठ S3, यह वक्री पृष्ठ S3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये वाला आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया है तो ये नोट्स आपको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग इसमें आ गए। इसमें आने के बाद यहाँ मैं अब ये लिखने का कारण आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपको फिजिक्स में समझना है। आप लोग एक बार अगर अच्छे से इसको समझ लिए ना, अच्छे से आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए तो आप लोग एक बार में ही इसको याद ही हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, मतलब जो S1 और S2। तो यहाँ देखिए जो S1 है ना दोस्तों, यहाँ पर जो S1 है और S2 है, तो वहाँ S1 और S2 है तो उससे क्या लिखा हूँ मैं कि S1 और S2 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का है ना वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए 0 लिखा हूँ, 0 होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि विद्युत फ्लक्स का वहाँ से गुजरेगा तो 0 कैसे होगा, तो यहीं पर मैं आप लोगों को इसको भी बता देता हूँ कि देखिए जो है अब विद्युत फ्लक्स का आप लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है E A cos थीटा, E A cos थीटा इतना होता है। और यहाँ पर S1 जो और S2 जो क्या है दोस्तों, देखिए बिल्कुल लंबवत है, मतलब कि थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, थीटा का मान 19 हो जाएगा। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, जो हमारा cos 19 हो जाएगा और cos 19 का मान क्या होता है 0। तो अगर हम cos 19 की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो E A इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जो हमारा फाई ई हो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हूँ कि जो है ये है हमारा वो बिल्कुल S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का 0 हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए लिखा हूँ तब वक्री पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का। अब S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का क्यों 0 नहीं होता, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाते अच्छे से बने। ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए S3 से बताता हूँ कि S3 से क्यों 0 नहीं होता, क्योंकि देखिए जो हमारा S1 और S2 तो लंबवत था, लेकिन जो S3 हमारा क्या है समांतर है। और समांतर में जानते हैं कि थीटा में समांतर का मान क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो E A इंटू 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स का गुजरेगा वो कितना हो जाएगा E A ही रहेगा, यहाँ पर 0 नहीं हुआ। तो इसी के कारण हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर बता दूं कि देखिए सबसे पहले हम लोग तो एक साथ इसका गणना नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे क्षेत्र के लिए गणना करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले अल्प क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो यहाँ पर मैंने स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट लिख दिया है कि वक्री पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। और ये D लिखने का कारण, जो D फाई E लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग पहले अल्प क्षेत्र का निकालेंगे तभी तो हम लोग पूरा क्षेत्र का निकाल पाएंगे। इसलिए जो समाकलन है, और ये समाकलन इसलिए है, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लेना घास पर में, वहाँ से समझ आएगा। क्योंकि हम लोग बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग समाकलन में क्या लगाए हैं, बंद पृष्ठ का सिंबल यहाँ पर लगाए हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है विद्युत फ्लक्स का है। तो विद्युत फ्लक्स का यहाँ फार्मूला लिखे हैं, बंद समाकलन D फाई E इज इक्वल टू और बंद समाकलन E इंटू DS3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फाई ई, अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा फाई ई। तो फाई इज इक्वल टू, अब देखिए E यहाँ पर कांस्टेंट है,
तो ई यहाँ से बाहर ले लेंगे, क्योंकि बाहर का जो हमारा देखिए यहाँ पर, इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि फाई ई है, फाई इज इक्वल टू ई हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर ले लिए। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो बचा ds3, तो ये इसका समाकलन होगा, तो ds3 ऐसा लिख दिए, ds3 और कॉस थीटा, क्योंकि इसका समाकलन होगा और ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, समाकलन से बाहर ले लिए, तो यही यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो ये हम लोग ई को बाहर ले लिए और वन समाकलन ds3 cos थीटा ये इतना ले लिए। अब ये वक्री पृष्ठ h3, तो मैंने बताया h3 जो ऐसा है जो समांतर है, तो cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या रखेंगे, समांतर है तो cos 0 रखेंगे, तो cos 0 रखेंगे तो जो हमारा ये cos थीटा है ना दोस्तों, तो cos थीटा है तो cos थीटा 0 का मान 1 होगा, तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा वन समाकलन ds3, और यहाँ पर 1 आएगा, मतलब 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा फिर से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया हूँ कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ a इंटू ये j कहते हैं और ये हमारा आ जाएगा वन समाकलन ds3। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप लोग आराम से एक बार और देख लेना, और कहीं पर भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो एक बार पूछ लेना, ताकि आप लोग इसे अच्छे से सीख पाओ। उसके बाद देखिए आगे क्या है, उसके बाद मैंने लिखा है फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL। अब ये 2πRL कहाँ से हो गया, यहाँ पर आप लोग डाउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये वन समाकलन जो है ना, वन समाकलन ये हमारा वन समाकलन है जो ds3 है, जो क्या है हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, बेलन के लिए निकाल रहे हैं। तो वन समाकलन ds3, तो बेलन का वक्री पृष्ठ क्या होता है, 2πRL होता है। तो हमने ये इसका मान क्या निकाला है यहाँ पर, 2πRL, क्योंकि बेलन का वक्री पृष्ठ का मान क्या होता है, 2πRL। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ क्या लिख दिए हैं, 2πRL। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं पहला समीकरण। उसके बाद हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि गास प्रमेय, तो गास प्रमेय का क्या होता है फार्मूला, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको हम लोग दे दिए दूसरा समीकरण। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको दूसरा समीकरण इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग गास प्रमेय का अनुप्रयोग निकाल रहे हैं, तो गास प्रमेय का यूज होगा ही। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये हमारा जो पहला है, ये जो हमारा पहला समीकरण है ना, और ये दूसरा समीकरण, ये दोनों को ही हम लोग आगे चलकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या था कि फाई ई इज इक्वल टू ई 2πRL, और हमारा दूसरा समीकरण जो हमने गास से लिया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों को समझ आ गया, ये पहला है, ये दूसरा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जैसे कि ये दोनों जब ये दोनों साइड क्या है इन लोगों का बराबर है, तो जब दोनों साइड बराबर होता है तो ये भी आपस में क्या होता है, ये भी आपस में बराबर होता है। तो ये जब बराबर है तो ये भी आपस में बराबर ही होगा। तो क्या लिखा हूँ यहाँ पर, जस्ट देखिए, जब वो बराबर है तो यहाँ पर भी हम लोग इसे ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। जब फाई एक साइड हमारा जो बराबर है, तो इसका जो ये साइड होगा ना दोस्तों, जो ये साइड होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये समीकरण और समीकरण 2 से, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो ई इंटू 2πRL इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ से एक चीज़ पता होगा कि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ई को ज्यों का त्यों रखेंगे और ये सारा डाटा को इतना को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये जो हमारा ये गुना में है यहाँ पर, तो यहाँ जाकर ये हमारा भाग में हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू ये 1/2 πRL इतना हो जाएगा, और ये जो कहते हैं क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा। इतना आप लोगों को
समझाया हूँ, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग एक बार और अच्छे से समझ लेना, जिससे आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। और ये समझाने का मोटिव ये है क्योंकि कई सारे बायो के जो दोस्त लोग होते हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत जाता है, इसलिए मैं इसको डीपली से बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए आगे है हमारा E इज इक्वल टू, अब 1/2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को अरेंज करके ऐसा लिख दिए, और Q/RL, Q/RL मतलब जो RL है उसको Q के साथ हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग फार्मूला बनाने के लिए अरेंज कर दिए। तो ये आप लोग भी ऐसे ही अरेंज कर देंगे। यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। उसके बाद देखिए E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ तो आर एल आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ भी अब लेमडा एल कैसे आ गया है, तो लेमडा का मान होता है Q/L, और ये देखिए लेमडा का मान क्यों होता है, Q/L होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि ये फार्मूला आप लोगों को काम आएगा फर्स्ट अनुप्रयोग में। तो जो हमारा लेमडा का मान होता है वो Q/L होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ, देखिए कि लेमडा का जो मान है वो यहाँ पर क्या है, Q/L है। तो ये हमारा लेमडा का जो मान है वो हमारा क्या है, Q/L है। तो जो हमारा लेमडा इज इक्वल टू Q/L है, तो हम Q का मान निकालेंगे तो ये लेमडा जो भाग है तो इसके साथ क्या है, गुना में, तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं निकाला है Q बराबर लेमडा इंटू एल। तो जो हमारा Q है तो Q की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। तो ये देखिए मैंने Q की जगह लेमडा इंटू एल रखा है। फिर उसके बाद ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जो लेमडा एल है और बाई आर एल है, तो ये दोनों से एल और एल कट गए तो पाई बाई यहाँ आर बचा है, तो ये यहाँ लेमडा बाई एल बचा है। उसके बाद आगे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग आगे लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा R/L। तो यही हम लोगों का क्या है, रिजु रेखीय चालक तार या सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है दोस्तों। तो यही आप लोगों को निकालना था। तो आशा करता हूँ कि ये जितना भी डाटा मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया, वो समझ आ गया होगा। तो यही आप लोगों के लिए नोट्स है। देखिए आप लोग इसको एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए। ये है आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक मिनट मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है दोस्तों। देखिए कि आप लोगों को नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोगों का नोट्स भी रेडी हो जाएगा। देखिए कैसे आप लोगों के लिए नोट्स मैंने रेडी कर दिया है। तो सबसे पहले ये वाला आपको लिखना है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद लास्ट ये वाला। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हमारे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।